हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज अभी हम लोग फिलहाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के इस वीर कुंवर सिंह उद्यान में हैं। वीर सिंह कुंवर सिंह उद्यान का यह पूर्वी छोर जो है हरिऔध कला भवन के नाम से जाना जाता है। ये पीछे मेरे जो बिल्डिंग दिख रही है हरिऔध कला केंद्र, यह आजमगढ़ की धरती साहित्यकारों की, कला केंद्रों की, कला और संस्कृतियों की, ऋषि और मुनियों की, तपस्वियों की धरती रही है। यह इसी तपस्वियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, कलाओं को उभारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय फलक पर कलाओं को विकसित, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए इस भवन का निर्माण किया है। इसका नाम है हरिऔध कला केंद्र। मैं बता दूं, आजमगढ़ जनपद के ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य की बात करूं तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यहीं से कुछ दूर निजामाबाद के रहने वाले थे और उन्हीं के नाम पर हरिऔध कला केंद्र का यह भवन आपको दिख रहा है। यह भवन का जो यह पोर्शन फ्रंट वाला है, यह फ्रंट पोर्शन है। यहाँ से मुख्य प्रवेश द्वार है। आइए आपको दिखाते हैं प्रवेश द्वार। यह देखिए, इधर से मुख्य प्रवेश द्वार है हरिऔध कला केंद्र का। जितने कला से संबंधित गतिविधियां होती हैं सब इसी गेट से प्रवेश करके लोग दिखाते हैं। यह हमारे बाएं तरफ जो दिख रहा है यह पार्किंग है। जो कलाकार आते हैं, जो इस तरह के लोग आते हैं, उनकी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पार्किंग के साथ साथ बाइक स्टैंड है और उधर जनरेटर की व्यवस्था है। ये एक छोटा सा पार्क है। पार्क के बाद आपको हम पीछे बैक साइड में ले चलेंगे। इधर आप बाएं तरफ देखिए। आज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोक दायित्व और जनपद आजमगढ़ सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान में प्रशासन और लोक दायित्व दोनों मिल करके आज 22 और 23 को यहाँ पर एक बड़ा और बृहद कार्यक्रम रखे हैं। उसी की वानगी का एक झलक मैं आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यह देखिए, इधर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। सुबह निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता हुई थी और इस पोर्शन पर रंगोली प्रतियोगिता हुई थी। सारे बच्चों ने, जो विविध कॉलेजों के हैं, इन्होंने रंगोली बनाई थी और यह रंगोली इस बात का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति में रंगों का क्या महत्व है। ये देखिए, वेदांता ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ रंगोली का पार्ट है। MKSN शॉर्ट फॉर्म में है। यह रंगोली कितनी भव्य खूबसूरत है और राम का कोदंड धनुष लिए हुए यह रंगोली राम को समर्पित है। क्योंकि राम को समर्पित पूरा यह कार्यक्रम है, तो जो भी कुछ यहाँ दिखाया दर्शाया गया है सब राम से संबंधित। ये देखिए, श्री राम भव्य मंदिर का एक वानगी है, एक फिगर है। आगे यह देखिए, यहाँ भी धनुषधारी राम को दिखाया गया है। वेदांता ग्रुप का है। वेदांता ग्रुप ने इस रंगोली को बनाया है। यह देखिए, अगली रंगोली है। यह भी वेदांता ग्रुप के दूसरे ग्रुप ने बनाया है, मंगल भवन मंगलहारी का। आगे यह रंगोली सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय हनुमानगढ़ी लालगंज आजमगढ़ का है। यह रंगोली वाला पार्ट बहुत खूबसूरत था और बच्चों ने बनाया था। राम कैकेयी राम राय बालिका महाविद्यालय पटवद हरैया का है। यह राम का क्षेत्र वाला। यह देखिए, यह राम को समर्पित यह 22-23 का कार्यक्रम हरिऔध कला भवन में जो हो रहा है, यह पर्णकुटीर राम का जो जंगल के समय, वनवास के समय पर्णकुटीर बनाए थे, यह उसी का प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। यह पर्णकुटीर बनाई गई है यहाँ के कलाकारों के द्वारा। और यह देखिए,
बैक पोर्शन है हरियौत कला केंद्र का। आप ये साइड बैक पोर्शन है हरियौत कला केंद्र का। ये पूरी बिल्डिंग अभी हाल फिलहाल बनी है और इसी कार्यक्रम से इसका उद्घाटन हुआ। यह इस बिल्डिंग का इस सत्र का पहला कार्यक्रम है। यह सेल्फी पॉइंट है। 22 तारीख 23 तारीख का जो कार्यक्रम हरियौत कला भवन में हो रहा है, यह अपने आगंतुकों, अतिथियों और दर्शकों, श्रोताओं के लिए सेल्फी पॉइंट है। यह आयोजन समिति ने इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण इसलिए किया है कि यहाँ के दर्शक, श्रोता, अतिथि अच्छी यादगार लेकर के जाएं। हमारे साथ केशव माधव बैजनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैं और इस कार्यक्रम में इन्होंने सुबह से ही शिरकत की है। सुबह निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और मेहंदी के साथ ये सारी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। आप उसमें निर्णायक की भूमिका में थे। अब आगे आपको हम अंदर झांकियां जो हैं वो दिखाएंगे। जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव आजमगढ़ 22-23 जून 2023 को यह स्वागत है। और यह देखिए श्री गंगा जी, उद्गम गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड, संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 125 किलोमीटर है। यह पूरे गंगा को दर्शाया गया है। ये एक पर्णकुटीर है। राम जन जन के कहे जाते हैं, कण कण के कहे जाते हैं। यह उसकी सबसे सुंदर, सबसे असीम वानगी है। और यह पूरी दृश्यावली, यह पूरी चित्रावली, यह पूरा पोर्शन अहिल्या को समर्पित यह पूरा क्षेत्र है। वनगमन के समय राम ने जब अहिल्या को उतारा था, पूरा यह चित्र उसी को दर्शा गया। यह साज फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। यह पोर्शन जब राम वनगमन के लिए निकले थे तो गंगा पार करते समय केवट से जब उन्होंने कहा कि मुझे पार कर दो, तो ये देखिए साज फाउंडेशन आजमगढ़ ने यह झलकियां उसी के द्वारा निर्मित की गई हैं इस रामायण कॉन्क्लेव में। उधर देखिए नाव है, पतवार है और यह पूरा सीता, राम और लक्ष्मण के साथ जब निषाद से बात हुई तो उन्होंने कैसे राम ने उनको गले लगाया। और जो जन जन के राम की बात कही जाती है वह यहाँ सबसे सटीक, सबसे सुंदर, स्पष्ट रूप से साज फाउंडेशन ने कितने बेहतरीन तरीके से सजाया है। हमारे साथ यह पूरा का पूरा जो पोर्शन है साज फाउंडेशन ने निर्मित किया है। ये सारे लोग अतिथि, श्रोता, दर्शक दीर्घा के रूप में सारे लोग हमारे बीच आए हैं। यह अजय यादव, ट्रेनिंग काउंसलर, आजमगढ़ स्काउट, साथ में भाई साहब डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर मणिंदर जी, हिंदी विभाग, पूर्वांचल पीजी कॉलेज रानीसराय आजमगढ़, डॉक्टर अंकित पांडे, राम सकल महिला महाविद्यालय, पूरे विभिन्न क्षेत्रों के, एजुकेशन के क्षेत्र के, सांस्कृतिक क्षेत्र के, कला के, किसान, सब लोगों ने आज इस रामायण कॉन्क्लेव में सहभागिता दी है, सहयोग किया है और दर्शक। आगे आपको रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन समिति लोक दायित्व के पूरे संयोजन में आर्ट गैलरी लगाई गई है। उस आर्ट गैलरी का आपको दिखाते हैं एक एक करके। लोक दायित्व ने एक शपथ उठाई है नदियों को संरक्षित करने के लिए। जल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी संदर्भ में पहले पॉइंट पर प्रवेश करते ही कला केंद्र में गंगा जी थी, अब दूसरे पॉइंट पर यमुना जी हैं। इनका उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तराखंड त्रिवेणी प्रयागराज में संगम है। इसकी लंबाई 1436 किलोमीटर है। तुम सिय राम लखन कर जोरी, जमुने कीन प्रणाम बहोरी। यह रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा यह जो चौपाई कही गई है, लोक दायित्व संस्था ने नदियों को संरक्षित करने के लिए यहाँ आए हुए श्रोताओं को, आए हुए आगंतुकों को, अतिथियों को इसके माध्यम से बताया कि नदियां हमारे लिए कितनी पवित्र हैं। अगले क्रम में अगली नदी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए श्री तमसा जी हैं, जो आजमगढ़ जनपद है। यह आजमगढ़ जनपद तमसा नदी के तट पर बसा है। राम जब वन गमन जा रहे थे तो तुलसीदास ने लिखा, प्रथम दिवस तमसा तटवासु। राम अयोध्या से निकलते ही पहली रात्रि का विश्राम तमसा तट पर किए हैं।
तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ। यह चौपाई रामचरितमानस की तमसा की महत्ता को, आजमगढ़ के संबंधों को, राम के साथ क्या रिलेशनशिप रही है तमसा और आजमगढ़ के निवासियों की, यह फिगर लोक दायित्व ने जो लगाया है हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। उद्गम स्थल कैमूर पर्वतमाला और यह संगम गंगा नदी सिरसा उत्तर प्रदेश 26 किलोमीटर, यह सारी बातें कहीं न कहीं हमारे लिए जल संरक्षण को प्रेरित करती हैं। श्री सरयू जी उद्गम मानसरोवर संगम गंगा में बलिया के पास छपरा और बिहार, लंबाई 350 किलोमीटर है। जन्म भूमि मम पूरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। यह पूरी चौपाई मूल सरजू जी को समर्पित है, जो बलिया गंगा के पास छपरा बिहार में संगम करती है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। सरजू के बाद अगली नदी है कमला नदी। कमला नदी का संबंध माता सीता जी से है। यह जनकपुर में है। जनकपुर का आज परिक्षेत्र नेपाल राष्ट्र में पड़ता है और यह कमला नदी नेपाल में है। सीता जी से इसका रिलेशनशिप है। उद्गम महाभारत पर्वत श्रृंखला सिंधौली गढ़ी नेपाल, संगम बागमती कोसी जिसे कहते हैं यह बिहार में है, जिसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। पुण्य की दृष्टि से मिथिला में गंगा के बाद कमला ही सर्वोपरि है, अर्थात जो स्थान गंगा का भारत में है वही स्थान नेपाल में कमला का है। गोदावरी नदी, यह लोक दायित्व संस्था ने जो नदियों की चित्रावली लगाई है, नदियों की आर्ट गैलरी लगाई है, उसका मैं संबंध आपको बता दूं कि राम जब पूरा लंका अभियान पर निकले, पूरा वनगमन की तरफ गए, तो जिन जिन नदियों को उन्होंने स्पर्श किया है, लोक दायित्व संस्था ने उन नदियों की आर्ट गैलरी लगाई है। रामायण कॉन्क्लेव हरिऔध कला भवन आजमगढ़ 22-23 जून 2023 को। तो यह गोदावरी नदी है। उद्गम ब्रह्मगिरी पर्व महाराष्ट्र, संगम बंगाल की खाड़ी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अनुज समेत गए प्रभु तहमा, गोदावरी तट आश्रम जहमा। यह गंगा के बाद सरयू के बाद तमसा के बाद गोदावरी का राम से संबंध है। राम ने यहां पर विश्राम किया था। अब अगले क्रम की नदी है श्री गोमती जी। उद्गम स्थल गोमत ताल है, इसीलिए इसका नाम गोमती है, गोमत ताल से निकलने के कारण। यह गोमत ताल जो है पीलीभीत जनपद में पड़ता है। यह संगम गंगा नदी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। रामचरितमानस में इसका क्या प्रसंग है? सही उत्तर गोमती नहाए, रात्रि विश्राम तमसा तट पर किया और सुबह स्नान सही उत्तर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। यह जब वापसी कर रहे थे राम, तो सही में से आगे बढ़े, गोमती में स्नान करके चौथे दिवस प्रभु राम अवधपुर आए। यह नैमिषारण तीर्थ गोमती नदी के तट पर स्थित है। भरत जी जब राम से वन में मिलने गए, उस समय गोमती के तट पर रुके थे। रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार इस पावन पवित्र गोमती नदी पर स्नान करके अपने उस जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उसका उन्होंने प्रक्षालन किया था। अब अगले क्रम में अगली नदी, हाँ अगले क्रम में यह सही नदी है। राम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सारी नदियों का संपर्क संसर्ग उनके साथ होता जाता है। भिजवान झील हरदोई उत्तर प्रदेश, इसका संगम गोमती नदी जौनपुर में होता है, जिसकी लंबाई 563 किलोमीटर है। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। इस तरह श्रृंगबेरपुर के पास धीरे धीरे राम का आगमन होने जैसी स्थिति बनती है। वनगमन के समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने सई नदी के तीर पर विश्राम करके सवेरे वहां से चल दिया और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे, जहां उनकी भेंट निषाद राज गु से हुई। यह
राम वन गमन के बाद जब राम पूरे सीता लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं तो मंदाकिनी जी पड़ती है। मंदाकिनी जी उद्गम सतना मध्य प्रदेश, संगम यमुना करवी उत्तर प्रदेश, लंबाई 50 किलोमीटर है। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करे ही बखाना। और यहीं पर सती अनसुईया का आश्रम है। और यहीं पर जयंत को जब भ्रम हो गया कि प्रभु श्री राम प्रभु कैसे हैं, तो उन्होंने जब उनकी पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, जानने के लिए प्रयास किया तो सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंत्र यह कारण कागा। यह चौपाई रामचरितमानस में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जब मंदाकिनी के तट पर सती अनुसुईया आश्रम के पास जब सीता जी विश्राम कर रही थी, राम वहां लेटे हुए थे, उसी समय सीता के चरण में काग, जयंत जो काग बन करके चोंच मारता है और ब्लड रक्त निकलता है। इसी बात उन्होंने सरकंडे से तीर बना करके कौवे को मारा। और यह दंत कथा है कि तब से कौवे एक आंख से ही देखते हैं। यह सारी घटना, यह सारा प्रसंग रामचरितमानस में मंदाकिनी का है। सीता चरण चोचत भागा, मूढ़ मंत्र यह कारण कागा। यह प्रसंग इसी मंदाकिनी का है। अगले क्रम में लोक दायित्व में जो राम से संबंधित हमने आपको बताया था कि जितनी नदियों को राम ने स्पर्श किया है, लोक दायित्व संस्था ने आज रामायण कॉन्क्लेव में सबकी आर्ट गैलरी लगाई है। अब है बिसुई, इसको वेद श्रुति कहते हैं। यह नदी सुल्तानपुर में निकलती है, वहां से असंगम बनाती तमसा नदी अंबेडकर नगर। यह श्री राम जी के वन गमन के समय शीतल और सुखद जल बहने वाली इस नदी को पार किया था, ऐसा प्रसंग जनश्रुतियों के माध्यम से बिसुई या वेदश्रुति नदी के बारे में कहा जाता है। अगली नदी और अगला दृश्य लोक दायित्व ने साज फाउंडेशन के द्वारा जो तय किया है उसकी वानगी दिखाते हुए आर्ट गैलरी में आपको आगे ले चलेंगे। राम सेतु बांध बनाते समय जब नल नील जो उनके इंजीनियर थे, पत्थर पर राम नाम लिख करके डालना शुरू किया तो सारे पत्थर तैरने लगे, एक एक करके पुल बनने लगा। यह प्रसंग, यह दृश्य देख करके राम के मन में भी एक जिज्ञासा हुई। एक पत्थर उन्होंने भी डाल दिया उस समुद्र में और वह पत्थर डूब गया। और जब डूब गया तो सारे लोग हंसने लगे। राम ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा, जामवंत जी ने समझाया, कहा प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वह कहां से तर पाएगा, वह तो डूब ही जाएगा। तो पत्थर को आपने यदि समुद्र में छोड़ दिया तो वह कैसे तैरेगा? लेकिन वही नल जो उनकी इंजीनियर थे, उनके द्वारा बनाया हुआ पुल राम सेतु आज भी है। उसी की वानगी का यह पत्थर है। देखिए अभी भी जल में यह तैर रहा है। यह पत्थर होते हुए, भारी होते हुए भी तैर रहा है। यह राम का प्रताप ही है। अगले क्रम ठीक, कहां का दृश्य? जब सुपर्णखा की कहानी आप जानते होंगे, खरदूषण वध के समय यह देखिए राम और ने उन दोनों का वध किया। यह वही प्रसंग को दर्शाया गया है साज फाउंडेशन के द्वारा। यह पूरा जंगल है, उस वन गमन का एक कल्पनालोक संसार है यह। जैसा कि कहा जा रहा है कि राम जन जन के थे, तो राम जन जन के क्यों थे? क्योंकि उन्होंने निषाद राजगुरु को, केवट को और माता सेवरी के आश्रम में जाकर के उनके द्वारा भाव में प्रेम प्रसंग विवल होकर के जो बेर खिलाए गए थे, यह बेर का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण साथ बैठे हैं, माता सेवरी अपने आश्रम से निकल करके उनको अपने चख चख करके बेर खिला रही हैं। उनको इस बात का डर था कि कहीं बेर खट्टे न हो, राम को पसंद न आए, इसलिए चख लेती हैं। और जब वह बेर मीठे होते हैं तो वह उनको खिलाती हैं। यह सारा का सारा दृश्य देखिए
साज फाउंडेशन ने यहाँ भी डेवलप किया है इस रामायण कानकलेव में सबरी का आश्रम। आगे इसी क्रम में चल रहा है ना, जैसे ये जंगल में गए चलें, श्री नर्मदा जी, राम इस नदी पर भी पहुंचे थे वनगमन के समय। नर्मदा कुंड अमरकंटक मध्य प्रदेश खंभात की खाड़ी में इसका समापन होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कृतांत दूत कालभूत भित्ति हरि वर्म देव त्वदीयम पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यह बात देखिए हिंदी में भी कही गई, यम दूतों तथा कल भूतों के भय का हरण करके रक्षा करने वाली हे मां नर्मदे देवी, अपने जल कणों के द्वारा समुद्र की उछलती हुई लहरों में रोचक दृश्य उत्पन्न करके शत्रुओं का भी पाप समुदाय को नाश करने वाली है। निर्मल जल सहित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं। यह नर्मदा की पावन पवित्रता को दर्शाते हुए लोक दायित्व ने यह फिगर लगाया। यह राम वनगमन के समय नदी का यह अगला पड़ाव है तुंगभद्रा नदी, जिसे पंपा कहते हैं। आप रामायण में सुंदरकांड के दौरान पंपा नगरी का नाम सुना होगा। इसकी चर्चा रामानंद सागर ने भी अपने रामायण में पंपा नगरी की है और पंपा नदी तुंगभद्रा को कहते हैं। अब यह कुंडली भद्रावती कर्नाटक से निकल करके संगम बनाती कृष्णा नदी तेलंगाना में, जिसकी लंबाई 531 किलोमीटर है। पंपा सरे जाहु रघुराई तह होई है सुग्रीव मिताई। यह उनको संकेत मिलता है कि सुग्रीव की वहां आपसे भेंट होगी और वह मिताई बानर पशु और मानव समाज और संस्कृति का एक अद्भुत बेजोड़ दृश्य उत्पन्न करेगा। यह पंपा नगरी, पंपा नदी, तुंगभद्रा इसी की प्रतीक है। सोनभद्र, जिसे सोन नदी कहते हैं, इस सोन नदी की खासियत आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि सोन नदी लाल बालू के लिए जानी जाती है। पूरे लाल बालू का क्षेत्र जो है सोन नदी है। यह अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़, यह संगम गंगा नदी पटना बिहार में बनाती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। 784 किलोमीटर लंबाई वाली यह नदी सोन नदी के नाम से जानी जाती है। श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र जी ने मिथिला जाते समय सोन नदी के तट पर विश्राम किया था, ऐसा यह प्रसंग है। राम वनगमन यात्रा में स्पर्श करने वाली नदियों का अगला पड़ाव राम का कावेरी नदी के पास आता है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक इसका संगम होता है। बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण जी ने कावेरी के तट पर स्थित कई स्थलों को देखा। इसी नदी को पार करके सबरी आश्रम है, जो आपको इधर सबरी आश्रम अभी हमने दिखाया है। यह सबरी आश्रम उस रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो लिखा है वह इसी नदी के पास, कावेरी के पास था। अगली नदी राम वनगमन यात्रा में यह महानदी है, जिससे नाम से ही प्रसिद्ध है महानदी। इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से यह निकलती है, संगम बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्रम में मैं ताटक वन, जिस जंगल की बात हम करते हैं, आप दंडक अरण्य वन का नाम आपने सुना होगा। यह ताटक वन विस्तार क्षेत्र बलिया गाजीपुर बक्सर के भूभाग से लेकर के क्षेत्रफल 1.5 योजन है। सतयुग में यह वन सुंदर वन के नाम से विख्यात था। त्रेता युग में ताड़का नाम की राक्षसी ने अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु के साथ यहाँ रहने लगी, जिससे इस ताटक वन इस कहा जाने लगा। प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में इसी वन में ताड़का का संहार किया था। लोक दायित्व संस्था लगातार विगत वर्षों से अयोध्या से रघुभूमि से तपोभूमि की यात्रा कंटिन्यू करती है। यह यात्रा का समय स्थान अयोध्या से बक्सर का है और इसकी तिथि है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। यदि आप सभी श्रद्धालु
मैं अपने चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं और आप इस यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं, तो आप हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। मैं अभी से अपने लोक दायित्व संस्था के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप जुड़े और रघुभूमि से तपोभूमि की यात्रा में सहयात्री सहभागी बने। अगला है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, राम वनगमन में जंगल में रहते समय दंडक वन की बात आई थी। इसका विस्तार क्षेत्र विंध्याचल पर्वत से गोदावरी नदी के तट तक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भाग में यह 92,300 किलोमीटर वर्ग में है। दंडक वन प्रभु राम किन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, यह दंडक वन की विशेषता है। और यह दंडक वन आज भी इसके अवशेष हैं इन राज्यों में जो हम अभी नाम लिए हैं। मतंग वन, इसका भी रामचरितमानस और राम के प्रसंगों में जनश्रुतियों लोक कथाओं के माध्यम से मतंग वन का है। यह वन का विस्तार दंडक वन से ऋषिमुख पर्वत का मध्य भूभाग यह पूरा क्षेत्र है। ऋषि मतंग के नाम से इस वन का नाम पड़ा है। इसी वन में सबरी का आश्रम था। प्रभु श्री राम ने यहीं पर सबरी का आतिथ्य स्वीकार कर प्रेम पूर्वक बेर खाए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह वन मेघ की घटा के समान नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरा घना और पूरा हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह राम वनगमन यात्रा में वनों और नदियों का जो संगम, जो उनका सह संबंध है, आपसी अंतः रिलेशनशिप है, यह आपको हमने दिखाने का प्रयास किया। अगले जाते हैं तो यह क्षेत्र आप देखिए, यहां पर राम रहते हुए माता सीता जी और उनके पूजा स्थल, और यह राम और लक्ष्मण थे। और इसी स्थान पर ऐसी बातें बताई जाती हैं, यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था। यह पूरी दृश्यावली आजमगढ़ की साज संस्था है, साज फाउंडेशन ने यह सब कुछ लोक दायित्व के साथ अभियान चला करके यह पूरा रामायण कॉन्क्लेव में यह दृश्यों को बनाया है। मैं अपने चैनल की तरफ से अपने श्रोताओं के माध्यम से यह पंचवटी है। एक शब्द में मैं आपको कहूं कि यह पूरा भाग पंचवटी साज फाउंडेशन ने दिखाया। आर्ट गैलरी लगाई गई है साज फाउंडेशन का, यह सबसे मनोहारी दृश्य है। कारण ऐसा प्रसंग है जहां देखिए जटायु को चोट लगी है और वह जटायु पूरा देखिए चोटिल है। राम कैसे लक्ष्मण के साथ उनके घावों को लेप लगाते हुए, यह मानव पशुओं पक्षियों के साथ जो रिश्ते हैं, यह सारी चीजें दर्शाई गई हैं। साज फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर संतोष जी का यह नंबर है 8756544207। आपको इस तरह के कार्यक्रम के लिए कभी कोई जरूरत हो तो साज फाउंडेशन आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के आपको सहयोग करेगा। आप उस पर बात कर सकते हैं। यह पूरी दृश्यावली साज फाउंडेशन की अंतिम प्रस्तुति है लोक दायित्व के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राम जंगल में नदियों के साथ साथ जिन वनों में रह करके उन्होंने विश्राम किया, वह याद को लोक दायित्व, जिला प्रशासन और साज फाउंडेशन ने मिल करके यह आर्ट गैलरी लगाई है। यह आर्ट गैलरी जो आज अभी आप देख रहे हैं, यह पंचवटी है जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है। लेकिन इस पंचवटी को हमारे साज फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर संतोष सिंह जी हैं। यह आप बताए कि यह सारा कुछ आपने बड़े सलीके से बनाया है। आपकी ये पूरी टीम, ये जो बच्चियां दिख रही हैं, यह सभी साज फाउंडेशन ने डॉक्टर संतोष जी के साथ मिल करके यह पंचवटी का जो दृश्य है, विभिन्न प्लेटफार्म पर, विभिन्न तलों पर, इस हरिऔध कला भवन पर जो आपको दिख रहा है, आगंतुकों को, दर्शकों को, यह आपने मिल करके आपके नेतृत्व में यह पूरी टीम काम की है। डॉक्टर संतोष जी बताएं आपने ये कैसे किया, 2 मिनट में अपनी पूरी बात। टास्क असंभव तो था, 1 हफ्ते का समय दिया गया था और 1 हफ्ते में ही ये टास्क टफ तो था, बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले बताया गया कि हमको इस थीम पे काम करना है। और राम के सारे जितने सद्भाव, जिसमें मतलब उनके युद्ध का पोषण छोड़ के जितने सद्भाव दिखाए गए हैं, जहां उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव सभी को मिटाते हुए अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम
की छवि को दिखाया है, वो सारी थीम पे हमको काम करना था। तो हमने शुरुआत ही की पंचवटी बनाने से, क्योंकि जब इनका राजा उसका वो हुआ और ये लोग वनगमन की तरफ गए, तो उन्होंने अपने आप को स्थिर किया और एक पंचवटी बना के वहां रहना शुरू किया। साज फाउंडेशन की आप सचिव हैं, पूरा काम तो आपकी टीम ने की है, लेकिन फिर भी जिन बच्चियों ने आपके साथ दिन रात एक की है, मैं केवल परिचय के तौर पर अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया प्रजापति है। श्रेया राय मेरा नाम। भाव्या शर्मा मेरा नाम। प्रीति प्रजापति। दिशा। अर्जुन सिंह। शिखा। कौशल प्रजापति। अंकिता सिंह। रवि गौंड। अभी मैं यह जो पंचवटी लोक दायित्व के द्वारा यह निर्माण किया गया है, यह पंचवटी में जो दृश्य है, सीता जी हैं, राम है, लक्ष्मण है, यह पूरे प्रसंग को, और साथ में इधर जो आर्ट गैलरी लगाई गई थी, लगभग भारतीय श्री राम शोध संस्थान के श्री राम अवतार शर्मा जी के द्वारा जिन 60 नदियों को खोजा गया है, वह 60 नदियों में से लगभग 16 नदियों को हमारे साथ रघुभूमि से तपोभूमि की तरफ सहयात्री के रूप में कार्य करने वाले 60 नदियों में से 16 नदियों को चिन्हित करके जो यह आर्ट गैलरी डेवलप की गई है, उसमें इस शोध टीम में नदियों की आर्ट गैलरी में दुर्गेश जी का बहुत अहम योगदान रहा है। मैं दुर्गेश जी से चाहूंगा कि इस पूरे क्रम में और इस पंचवटी के बारे में दो शब्द। आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि ये जो आर्ट गैलरी डेवलप की गई है, इसके लिए हमने डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, श्रद्धेय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, उनके शोध को हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने स्वयं वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और श्री मद रामचरितमानस तीनों को हमने खंगाला, और उसमें से जहां जहां नदियों का वर्णन है, जहां जहां वनों का वर्णन है, उस उदाहरण को हमने निकाला और उस से संबंधित चित्रों को, और फिर वर्तमान में उसकी क्या लंबाई है, कितना क्षेत्रफल है, कितना विस्तार है, कहां से कहां तक, इन चीजों को हमने खोजा और उसकी आर्ट गैलरी तैयार की है। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 60 नदियां हैं वर्तमान में, उसमें से बहुतायत नदियों का धरातल पे वो सूख गई हैं, और अधिकतर जो रामायणकालीन वन हैं, उन वनों में से केवल 3 ही वन ऐसे हमको मिले जो वर्तमान में वो भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं। जैसा कि सर ने आप लोगों को दिखाया हुआ टाटक वन, दंडक वन और मतंग वन, जिसमें से टाटक वन जो गाजीपुर, बलिया और बक्सर का क्षेत्र है, वो आज पूरा आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो वन आज समाप्त हो चुका है। जब हम लोगों ने सिद्धाश्रम से रघुभूमि से तपोभूमि तक की यात्रा की, तो हम लोगों ने 2-3 स्थलों पे हम लोग गए वहाँ देखने के लिए, जैसे सुबाहु टीला हो गया, और वहाँ पे वामनेश्वर महादेव जो गंगा जी और ठोरा जी के संगम पे। तो ये चीजें थोड़ा वो अवशेष हमें देखने को मिला कि शायद ये कभी वन रहा होगा, लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ ये हम लोगों की कमी है कि वो वन हमने नष्ट कर दिए और लगाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और ये सामने पंचवटी का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। मानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहनाऊं। यहाँ पे प्रभु आए हैं और यहाँ पे रहे हैं, और जब से राम कीन तह बासा, जब से राम जी यहाँ निवास किए, सभी लोग जितने भी साधु संत थे, उनकी त्रासदा जो है वो बीत गई, और सभी लोग यहाँ पे सुखी आनंद पूर्वक रहने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण है उन्होंने निशाचरों का दमन कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। हमारे साथ लिटिल रामायण छोटे राम जी हैं, बताइए कैसा लग रहा है? मेरा नाम यशार बरनवाल है। मैं राम जी के रघुकुल स्वरूप में कुछ बात करना चाहता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत अच्छे। यह छोटे राम का रामायण कॉन्क्लेव में शपथ है कि प्राण जा सकता है, वचन नहीं जा सकते। यह भारतीय जनमानस की, भारतीय संस्कृत का यह उद्घोषक शब्द राम के द्वारा इस छोटे से बालक में भावभूमि में अंकित है। निसंदेह हम सबकी शुभकामना है यह कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश गौर। यह
छोटे साज हैं। जब हम लोग थक जाते थे तो जो भी चीजें लानी और ऊपर से नीचे तक करने का काम अभिनव प्रजापति युग प्रजापति युग प्रजापति के द्वारा यह पूरा जो हरियौत कला भवन में 22-23 रामायण कानक्लेव होने जा रहा है। लोक दायित्व, जिला प्रशासन, साज फाउंडेशन, यह सबके संयुक्त प्रयास के द्वारा संपन्न हुआ है। पूरी वर्किंग टीम जो बड़े लगन से, बड़े एनर्जेटिक तरीके से काम की है, भाई श्री पवन सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस पूरे कार्यक्रम को आज इस भव्य और दिव्य रूप में किसी ने संवारा है तो वह एक नाम है डॉक्टर पंकज सिंह। एनसीसी कैप्टन हैं आप, डीएवी पीजी कॉलेज और राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आप कुछ बताएं इस बारे में। घनश्याम जी धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आपने बताया, ये सभी के श्रम का परिणाम है और इसमें आपका और आपके लोगों का भी रहा है। अभी जैसा कि मैडम ने बताया, मैडम ने बहुत मेहनत की, ज़मीनी स्तर पे इन्होंने मेहनत की है और जिस प्रकार से भव्य रूप में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मेरा मानना है कि यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद सभी को प्राप्त था। इसलिए ऐसे विपरीत मौसम में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में इतना कम समय में हमने कार्यक्रम को बिल्कुल भव्य रूप में यहाँ उतारा है और जन जन के राम लोगों के मानस में आकर अवतरित हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी साज की टीम को, लोक दायित्व की टीम को, जिला प्रशासन को, आगंतुकों को, श्रोताओं को और इस पूरे आयोजन में जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष काम किया है सभी को धन्यवाद। ये पूरी वीडियो मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा तो हमारे साथ कैमरा पर्सन रुद्र प्रताप सिंह, दिवाकर मौर्य की यह देन है। और आप यदि हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो रामायण कानक्लेव के इस 22-23 के पूरे प्रोग्राम को आप यदि किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको लाइव यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा। आप अपने YouTube पर दुबे सर जीएस लिख करके सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरी वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन।